हेलो दोस्तों, एडिडास के बारे में आज कौन नहीं जानता। एडिडास का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है, एक ब्रांडेड शू की। लेकिन शायद वो नहीं जानते कि एडिडास सिर्फ शूज नहीं बल्कि स्पोर्ट्स वियर भी बनाती है। और स्पोर्ट्स वियर बनाने के मामले में एडिडास विश्व के दूसरे स्थान पर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी को बनाने वाले कंपनी के मालिक एडोल्फ डेजलर ने बेकरी का काम भी किया था। इसके बाद वो काम छोड़ शूज बनाना शुरू किए। कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। जगह न मिलने के कारण बंद पड़ी लॉन्ड्री में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया। आइए जानते हैं कैसे एक छोटी सी जगह से शुरू कर वर्ल्ड फेमस शूज ब्रांड बनने तक का सफर आखिर इन्होंने कैसे तय किया और इनके बिजनेस स्ट्रेटजी क्या रही, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अशफाक और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव फैक्ट। अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाल बटन को दबाकर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, दरअसल एडोल्फ डेजलर एडिडास कंपनी के संस्थापक थे। इनका जन्म नीरोमबर्ग के बाहर एक दूर छोटे शहर हर्जोगनोराज के फ्रैंकोनियन शहर जर्मनी में 3 नवंबर 1900 में हुआ था। इनके फैमिली में माता पिता के बाद 2 भाई और एक बहन के बाद ये सबसे छोटे भाई थे। एडोल्फ के बचपन में ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के कंपटीशन के कारण स्थानीय कपड़े उद्योग का पतन हो गया, जिसके बाद उद्योग में होते नुकसान के कारण एडोल्फ के पिता क्रिस्टोफ ने अपने पूर्वजों के व्यापार को बंद कर दिया। घर चलानी थी, जिसके चलते दूसरा काम करने की सोची और एक मोची वाला काम सीखना शुरू किया और आसपास के कारखानों में रोजगार ढूंढा और फिर काम करना शुरू किया। और यह काम करते करते एक वक्त ऐसा आया कि चप्पल बनाने में इन्होंने महारत हासिल कर ली। एडोल्फ की माँ का नाम पॉलिन डेजलर था। घर में पैसों की दिक्कत के चलते उनकी माँ ने अपनी लॉन्ड्री का काम शुरू किया। वो कपड़े धुलती और ये तीनों भाई धुले हुए कपड़े लोगों तक पहुंचाते, जिसकी वजह से उन्हें लॉन्ड्री बॉय कहकर मजाक उड़ाया जाता। एडोल्फ की पढ़ाई पूरी हुई। तब पढ़ाई पूरी करने के बाद एडोल्फ को बेकर के पास भेजा गया। लेकिन उनका मन बेकरी के काम में नहीं लगा, बल्कि उनका पूरा ध्यान खेल कूद में लगा रहता था। इसलिए वो अपना खाली समय खेलने में ही बिताते थे और अपने खेलने के सामान भी ज्यादातर अपने हाथों से बनाते थे, जैसे लकड़ियों की जेवलिन बनाना और पत्थरों से डिस्क। बेकरी के काम तो सीखा, लेकिन एडोल्फ ने वो काम शुरू किया जिसमें उन्हें ज्यादा मन लगता था। जी हाँ, वे अपने पिता से जूतों की सिलाई सीखी और जूते सिलने लगे। उनका हमेशा से ये कोशिश रहा था कि किस तरह से शूज की डिजाइन बदली जाए, क्योंकि वो भी एक अच्छे खिलाड़ी थे, जिसके चलते उन्हें शूज की क्वालिटी का अंदाजा लगता रहता कि किस तरह के शूज खिलाड़ियों को ज्यादा पसंद आएंगे, जिससे खिलाड़ियों के खेल में सुधार हो सके और उनके खेल का प्रदर्शन बेहतर हो सके। और वही क्रिएटिविटी आगे चलकर लोगों की पहली पसंद बनी। तो अब बात करते हैं बंद पड़ी लॉन्ड्री से एडिडास तक का सफर कैसे तय किया। दरअसल जब एडी के होने ही वाले थे कि उन्हें सन 1918 में जर्मनी आर्मी में भर्ती कर लिया गया था, क्योंकि उस समय का वो दौर ही था कि हर किसी को आर्मी में जाना पड़ता। 1 साल बाद अक्टूबर 1990 में जब रुडोल्फ घर वापस आए तो उन्होंने पाया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते उनकी माँ की लॉन्ड्री का काम बंद हो चुका है। ऐसे में वो क्या करते, उन्होंने वो पुराना काम फिर से शुरू किया और पूरे लगन के साथ जूते बनाने के काम में लग गए। वर्ल्ड वॉर के युद्ध के चलते सब कुछ तबाह तो हो ही चुका था। ऐसे में एडी काम करना तो चाहते थे, पर उनके पास काम करने के लिए न ही महंगी मशीन थी और न ही जरूरत का सामान। आखिर करते तो क्या करते, और उसके साथ साथ घर का खर्चा भी चलाना था। ऐसे में एडी के सामने यह परिस्थिति एक बड़ी चुनौती से कम न थी। लेकिन एडी ने हिम्मत ना हारी। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में गए और वहां सेना के मलबे को खंगालना शुरू किया, जिसमें उन्होंने सैनिक के हेलमेट, ब्रेड पाउच, पैराशूट के कपड़े जैसे और भी कई सामान मिले और उन्होंने उन्हीं सामान का इस्तेमाल करते हुए जूती चप्पल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया, जिससे उनके घर का खर्चा निकलने लगा। कुछ समय बीता और उसके साथ ही उन्होंने मशीन का भी जुगाड़ कर लिया और अपने काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। यह काम करने के पीछे उनका मकसद पैसा कमाना नहीं था। दरअसल यह काम करना उनका शौक था। असल में उन्हें जूतों से एक अलग ही तरह की लगाव थी। उनकी कोशिश थी कि ऐसे जूते बनाएं जो हल्के हो और मजबूत भी, जिसे पहनने के बाद खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा हो सके। आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार खिलाड़ियों के बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो दरअसल बात यह है कि उन्हें खिलाड़ियों से काफी ज्यादा लगाव था, क्योंकि वो भी एक अच्छे प्लेयर थे, जिसके चलते उन्हें खिलाड़ियों की कंफर्ट के बारे में ज्ञात था।
और वो हर बार खिलाड़ियों के कंफर्ट के बारे में सोचते थे। समय बीतता गया। अब एडी के भाई रुडोल्फ भी अपने भाई एडी का साथ देने लगे और उनके कामों में हाथ बटाने लगे थे। ये वक्त था 1923 का, जब रुडोल्फ अपने भाई के काम में जुटे। एक साल बाद सन 1924 को एडोल्फ ने डेजलर ब्रदर्स स्पोर्ट्स शूज फैक्ट्री हरजोग नौराज के नाम से कंपनी रजिस्टर कर ली। अब जूतों की क्वालिटी और भी बेहतर करते हुए सन 1925 तक उन्होंने फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की चॉइस का भी जूते बनाना शुरू कर दिए। लेवल अप कैसे मिली एक लोकल कंपनी की इंटरनेशनल पहचान? जी हाँ दोस्तों, एडी की बनाई गई एक लोकल कंपनी ने इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर होने के दो कारण थे। पहला कारण था जर्मन ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड टीम के कोच जोसेफ वेटर, जिन्होंने जब उनके जूतों के बारे में सुना तो उनसे मिलने वो खुद गए। वे उनके जूतों का डिजाइन देखा और देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने सन 1936 में होने वाले बर्लिन ओलंपिक में उन्होंने वो जूते जो एडोल्फ के हाथों से बने हुए थे जेसी ओवेंस को पहनाए। जेसी ओवेंस ये जूते पहने और उस ओलंपिक प्रतियोगिता में दौड़ लगाई और कूद की, जिसके बाद उस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 4 गोल्ड मेडल जीते। और इस जीत के बाद एडी की जूतों की डिमांड इतनी बढ़ गई कि उस टाइम के लोगों की पहली पसंद एडी के जूते होने लगी। इस तरह से एडी के जूतों की एक नई पहचान मिली। ऐसा नहीं था कि कोई खिलाड़ी इससे पहले एडी के जूते पहनकर किसी खेल में हिस्सा नहीं लिया था। इससे पहले भी इंटरनेशनल लेवल पर सन 1928 को एम्स्टर्डम ओलंपिक में खिलाड़ियों ने एडोल्फ डेजलर द्वारा बनाए गए जूते पहने थे। बट ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई खिलाड़ी उनके जूते पहनकर 4 मेडल जीता हो, जिसके बाद से एडी के जूते मार्केट में एक चर्चा का विषय बन गए। इंटरनेशनल ब्रांड बनने का एक दूसरा बड़ा कारण था कि वो दोनों भाई एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी में शामिल होना। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो नाजी पार्टी में तीनों भाई शामिल थे, लेकिन उनमें से रुडोल्फ ही था जो पूरे डेडिकेशन के साथ हिटलर के साथ था। पर वही एडी के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चलता था कि वो अपनी कंपनी को आगे कैसे ले जाए। एडी काफी समझदारी और बुद्धिमानी के साथ काम लेते थे। आप उनके बुद्धिमानी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हिटलर जब यूथ मूवमेंट चला रहा था तब एडी ने दिमाग लगाया कि अगर मेरे बनाए हुए जूते ये खिलाड़ी पहनते हैं तो मेरी फ्री की मार्केटिंग हो जाएगी। और एडी ने इसका फायदा उठाया और इस मूवमेंट में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को जूते दिलवाकर अपने ब्रांड बड़ा किया। बट अफसोस की बात यह है कि वही समय था जब दोनों भाई एडी और एडोल्फ के बीच कुछ गलतफहमी के कारण दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। भाइयों के बीच तनाव। ये बात है सन 1943 की। इधर दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, उधर दोनों भाइयों एडी और एडोल्फ के बीच गलतफहमियों की दीवार खड़ी होने लगी जो दोनों को अलग कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकी फौज से हारने के बाद हिटलर ने आत्महत्या कर ली। तभी 25 जुलाई सन 1945 में अमेरिका सेना ने उन लोगों को खोजना शुरू किया जिस पर हिटलर के सहयोग देने का शक था। उसी तलाश में अमेरिकी सैनिकों ने रुडोल्फ को गिरफ्तार कर लिया। एक साल बाद सन 1946 में रुडोल्फ को रिहा किया गया। दरअसल एडी पर भी हिटलर के सहयोग करने का आरोप लगा हुआ था, पर वो बच गए। दरअसल रुडोल्फ एक गलतफहमी का शिकार हो गया था। उसे लग रहा था कि एडी ने ही उसे पकड़वाया है और एडोल्फ इसका बदला लेने के लिए एडी को भी किसी भी साजिश में फंसाने की कोशिश करने लगा, जिससे कि वह अकेला कंपनी का मालिक बन सके। पर ऐसा नहीं हुआ। एडी राजनीति से दूर रहते थे, इसलिए वो बच गए। लेकिन उस हादसे के बाद दोनों भाइयों के बीच अब दूरियां और भी बढ़ गई थी। एडी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई दिन आएगा, लेकिन इन सभी प्रॉब्लम के बावजूद एडी ने कभी अपना काम रुकने नहीं दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जहां एडी हर साल 2 लाख जूते बेचा करते थे, तो वहीं 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनकी कंपनी की हालत बुरी होनी शुरू हो गई और उनकी बिक्री का दर फिर से शुरुआती दिनों जैसा हो गया। दरअसल कच्चे माल में कमी होने के कारण बिजनेस धीमी पड़ने लगी। तब एडी ने कुछ दिमाग लगाया और टेंट में लगी रबड़ और टेंट में लगे कपड़े का सहारा लिया। उससे ही अपने जूतों के कारोबार का उत्पादन जारी रखा। डेजलर ब्रदर्स स्पोर्ट्स शूज फैक्ट्री से अलग 2 बड़े ब्रांड बने, एडिडास और प्यूमा। इसकी शुरुआत कैसे नींव पड़ी एडिडास और प्यूमा की? दरअसल दोनों भाई सन 1948 में अलग हो गए थे। इसके बाद एडी यानी कि एडोल्फ डेजलर ने 18 अगस्त 1949 में डेजलर्स ब्रदर्स स्पोर्ट्स शूज फैक्ट्री हरजोग नौराज का नाम बदलकर एडिडास नाम से रजिस्टर करा दिया। और वहीं उसके दूसरे भाई रुडोल्फ ने उससे अलग होकर एक अलग कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने रूडा रखा, जो बाद में बदलकर प्यूमा कर दिया। एक और खास मजे की बात, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बंटवारा सिर्फ 2 भाइयों का ही था,
जी नहीं, दरअसल ये बंटवारा बस दो भाइयों के बीच ही नहीं बल्कि पूरे एक शहर के बीच भी था। दरअसल बात यह है कि दोनों भाइयों के अलग होने के बाद शहर के आधे लोग एडी के साथ थे तो आधे लोग रुडोल्फ के साथ। हालत तो ये हो गई थी कि जब लोग किसी अजनबी को देखते तो उनकी नज़र सबसे पहले जूतों पर जाती, चेहरे बाद में देखते थे। इसलिए उस शहर का एक अलग नाम भी पड़ा, झुकी हुई गर्दनों का शहर। और जब दोनों भाइयों का अंत समय आया तो उन्हें एक ही कब्रिस्तान में दो अलग अलग किनारों पर दफनाया गया ताकि उनके बीच की दूरियां वहां पर भी बनी रहे। तो दोस्तों, ये रही एडास कंपनी की एक छोटी सी कहानी, जो कि एक छोटी सी जगह से शुरू कर वर्ल्ड फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड बनने तक का सफर। अगर आपको पसंद है तो प्लीज एक लाइक कर अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आपको एडास कंपनी की स्टोरी कैसी लगी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आपके सहयोग से हमारी कुछ मदद हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए। नमस्ते, आदाब।